जिन स्टूडेंट्स को लगता है कि हाँ उन्हें ऑर्गेनिक आती है वो फर्स्ट लेक्चर जरूर देखें। हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी? आई होप कि आप सब अच्छे से होंगे और आपकी स्टडीज बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसे अगर आपको ऑर्गेनिक समझनी है तो ये पहले 10 लेक्चर आपको समझने जरूरी हैं। अगर उन्हें लगे कि हाँ इस लेक्चर में उन्हें 2-4 पॉइंट्स कुछ एक्स्ट्रा उनकी नॉलेज से अलग मिले हैं तो आगे वाले लेक्चर्स देखें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपके लिए नई आने वाली हैं। तो सबसे पहले हम एक बार ये जो सिलेबस है जो हम आगे करवाएंगे इन 10 लेक्चर के बाद, वो सिलेबस मैं आपको बता देता हूँ। बीएससी फर्स्ट ईयर का ये फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस और ये सेकंड सेमेस्टर का सिलेबस है। फर्स्ट सेमेस्टर में रहेगा हमारा स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग, स्टीरियोकेमिस्ट्री, अल्केन, साइक्लोअल्केन और मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन। सेकंड पार्ट में रहेगा हमारा अल्केन्स, अल्केडाइंस, अल्काइंस, एरिन्स एंड एरोमेटिसिटी, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, अल्काइल हैलाइड्स और एरोमेटिक हैलाइड्स। जैसे कि फिलहाल जो टाइम है वो सेकंड सेमेस्टर के एग्जाम का आया हुआ है, तो हम यहाँ पर सेकंड सेमेस्टर का सिलेबस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम बेसिक करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम आज के इस लेक्चर में क्या क्या होने वाला है और कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके सामने आने वाले हैं। वो पॉइंट्स हैं, तो इस लेक्चर के अंदर आपको सब कुछ मिलेगा ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में। जैसा कि चैप्टर का नाम मैंने लिख दिया नोमेनक्लेचर। इसमें क्या क्या देखेंगे हम? सबसे पहले देखेंगे हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, उसके बाद देखेंगे हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं, उसके बाद देखेंगे नंबर ऑफ सिग्मा और पाई बॉन्ड कैसे काउंट करते हैं, फिर हमारा जो रिप्रेजेंटेशन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की सबसे इंपॉर्टेंट यही है भाई, और डिग्री ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो आइए सबसे पहले पढ़ते हैं हम हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में। तो देखिए, जब बात करते हैं हम हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, जो फादर ऑफ केमिस्ट्री हमारे एंटोनी लेवोइजर, उन्होंने सभी कंपाउंड्स की कैटेगराइजेशन 2 कैटेगरी में कर दी। एक उन्होंने बोल दिया ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और एक उन्होंने बोल दिया इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स लेमरी ने 3 बताए थे, यहाँ मैं लिख देता हूँ, हालांकि इतनी ज़्यादा इनकी ज़रूरत है नहीं। प्लांट से जो हमें प्राप्त होते हैं, एनिमल्स से जो हमें प्राप्त होते हैं, और नॉन लिविंग से हमें जो प्राप्त होते हैं, या फिर बोले तो इसको इनऑर्गेनिक लिख सकते हैं हम। ठीक है, तो ये देखा गया कि प्लांट्स के अंदर जो एलिमेंट्स हैं लगभग वही एलिमेंट्स से हमारे एनिमल्स से हमें प्राप्त हो रहे थे, इसलिए इन दोनों को एक कैटेगरी में डाल करके क्या लिख दिया गया? ऑर्गेनिक कंपाउंड लिख दिया गया। किसके द्वारा लिख दिया गया? लेवोइजर के द्वारा। लेवोइजर को क्या बोला जाता है? फादर ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर किसको डाल दिया गया? ऐसे कंपाउंड्स जो हमें किससे प्राप्त होते हैं? प्लांट्स और एनिमल से। अब प्लांट्स और एनिमल से भी आपको क्या क्या प्राप्त होता है? कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, फैट्स हैं, ठीक है, मिल्क है आपका। तो ये सारे के सारे हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में किसको डाल दिया गया? जो हमें किससे प्राप्त होते हैं? नॉन लिविंग से प्राप्त हो। नॉन लिविंग बोले तो मेटल्स हो गई, ठीक है, आपके मिनरल्स हो गए, ओर्स हो गए, साल्ट्स हो गए, सारे के सारे क्या हमारे नॉन लिविंग है। ठीक है, अब आपको पता है भाई, जो साइंटिस्ट होते हैं उनका दिमाग 3 बातों पे काम करता है: व्हाट, वाही एंड हाउ। तो शुरुआत में एक परसेप्शन बना कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनको केवल और केवल किससे प्राप्त किया जा सकता है? लिविंग से प्राप्त किया जाता है, क्योंकि आपको पता है प्लांट्स और एनिमल्स दोनों लिविंग कैटेगरी में आते हैं। तो ये परसेप्शन था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को केवल लिविंग से प्राप्त किया जा सकता है। और आपको पता है भी साइंटिस्ट जो होते हैं उनको मेंटल बोल दिया जाता है, पागल बोल दिया जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि वो किसी चीज़ की डिस्कवरी के लिए इतने पागल होते हैं कि उन्हें अपने घर परिवार, आस पड़ोस, शादी ब्याह से कोई मतलब नहीं होता, वे केवल अपनी उस रिसर्च पे फोकस रखते हैं। तो यहाँ पर भी साइंटिस्ट का दिमाग जो है एक प्रकार से चल पड़ा। वट में क्या आया कि क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं। तो क्वेश्चन आया वाही कि ऑर्गेनिक कंपाउंड लिविंग से ही प्राप्त क्यों होते हैं? ऐसा कौन सा तरीका है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लिविंग की बजाय नॉन लिविंग से प्राप्त करें? तो उसके लिए प्रोसेस आया हमारा हाउ। ठीक है, यानी वट ऑर्गेनिक कंपाउंड, वाही यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड केवल लिविंग से ही क्यों प्राप्त हो रहे हैं, और हाउ अगर ऑर्गेनिक को इनऑर्गेनिक से प्राप्त करना है तो हम कैसे प्राप्त करेंगे। तो इसके बाद भाई वर्ल्ड के अंदर बहुत सारे साइंटिस्ट ऐसे थे जिन्होंने अपनी लैब के अंदर काम करना स्टार्ट कर दिया, और उनका एक ही टारगेट था कि हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को प्राप्त करना है, लेकिन लिविंग से नहीं, नॉन लिविंग से प्राप्त करना है। और जैसे जैसे साल बीतते गए उनका ये जो परसेप्शन था वो और मजबूत होता गया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को किससे प्राप्त नहीं किया जा सकता,
नॉन लिविंग से प्राप्त नहीं किया जा सकता। और लास्ट में 1815 के अंदर बर्जीलियस ने एक थ्योरी दे दी जिसको नाम दिया गया वाइटल फोर्स थ्योरी। क्या दिया गया? वाइटल फोर्स थ्योरी, शॉर्ट फॉर्म में इसको बोल देते हैं VFT। वाइटल फोर्स थ्योरी में बर्जीलियस ने कंफर्म एक बात बोल दी कि अगर हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को प्राप्त करना है नॉन लिविंग से तो उसके लिए हमें कुछ मिस्टीरियस फोर्सेस की जरूरत होगी। मिस्टीरियस या इनको वाइटल फोर्स बोल देते हैं। मिस्टीरियस का मतलब क्या होता है? रहस्यमय। कि अगर हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नॉन लिविंग से प्राप्त करना है तो उसके लिए कुछ मिस्टीरियस फोर्सेस की बात होगी। और मरेबटा ने एक बात और कमाल की करी कि ऐसे मिस्टीरियस फोर्स हैं विच कांट बी क्रिएटेड बाय ए मैन। तो अल्टीमेटली जो चीज़ क्रिएट ही नहीं कर सकता इंसान, उसको प्राप्त भी नहीं कर सकता। इसलिए क्या दे दी गई? वाइटल फोर्स थ्योरी। अगर आप नोट करना चाहो तो मैं बोल देता हूं, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स। दे रिक्वायर्ड या सम मिस्टीरियस फोर्सेज आर रिक्वायर्ड फॉर देयर एक्सट्रैक्शन and these mysterious forces can't be created by a man, hence we cannot obtain organic compounds from non-living things। तो ये थी हमारी वाइटल फोर्स थ्योरी। कब दी गई? 1815 में। इसके 13 साल बाद 13 इयर्स लेटर एक रिसर्चर भाई हमारे फ्रेडरिक वोहलर थे, उन्हें यूरिया प्राप्त होगा फ्रॉम यूरिन ऑफ ए मैमल। यानी वो जब लैब के अंदर काम कर रहे थे तो वो किसी मैमल क्या होता है भाई, स्तनधारी जो अपने बच्चों को दूध पिलाता है, उसके यूरिन के ऊपर काम कर रहे। यूरिन मतलब उसका मूत्र या पेशाब, तो उसके ऊपर वो काम कर रहे थे। अब यूरिन तो क्या है भाई हमारा नॉन लिविंग है। तो उस दौरान हुआ कुछ ऐसा कि वो जो चीज़ प्राप्त करना चाहते थे उसने रीअरेंजमेंट कर ली, और रीअरेंजमेंट के बाद यूरिया प्राप्त होगा। जबकि यूरिया क्या है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसके लिए जो रिएक्शन थी कि कैसे कैसे क्या हुआ, उसके अंदर सिंपल सा हमारा क्या आ जाता है, जो अमोनियम सल्फेट था, अमोनियम सल्फेट वो रिएक्ट करता है पोटासियम साइनाइड के साथ और प्राप्त हो गया अमोनियम साइनेट, प्लस में क्या निकल गया K2SO4। कैसे हुई रिएक्शन भाई? आपको पता है NH4 पॉजिटिव होता है, सल्फेट 2 नेगेटिव होता है, K पॉजिटिव होता है, CNO नेगेटिव होता है। तो पॉजिटिव नेगेटिव के साथ NH4CNO, सल्फेट पोटासियम के साथ K2SO4। यहाँ पोटासियम 2 है, यहाँ 1 है, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई होते साइनाइड भी 2 हो गए, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। NH4 पॉजिटिव 2 है तो 2 से कर दिया। अब ये जो अमोनियम साइनेट प्राप्त करना था ना, उसके इसके अंदर क्या हुई? रीअरेंजमेंट होगी। क्या हो गई? रीअरेंजमेंट। और ये जो 2 हाइड्रोजन हैं इस नाइट्रोजन के साथ अरेंज हो गए यहाँ से, और बनाया हमारा NH2CO NH2, या फिर बोले तो NH2C डबल बॉन्ड O NH2। और यही था हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड एक्सीडेंटली जो डिस्कवर हुआ वो कौन सा था, तो वो था यूरिया। मतलब वो प्राप्त कुछ और करना चाहते थे लेकिन प्राप्त कुछ और हो गया। अब जैसे ही ये डिस्कवरी हुई पूरे वर्ल्ड में रुका पट गया वे कि फ्रेडरिक वोलर ने यूरिया डिस्कवर कर दिया, फ्रेडरिक वोलर ने यूरिया डिस्कवर कर दिया। और सारे बटड़े होकर इकट्ठे होकर किसका दौरा गए? बर्जीलियस का दौरा गए। और जाके के बोले, अरे तू क्या था, ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्राप्त करने के लिए क्या चाहिए? कुछ मिस्टीरियस फोर्सेज चाहिए, और ऐसे मिस्टीरियस फोर्सेज जो आदमी के द्वारा क्रिएट नहीं किए जा सकते। देख तेरा बाबू ने बना दिया भाई, एक्चुअल में नहीं हुआ था, ऐसे हम परसेप्शन बना रहे हैं, कदे सच्चे में लिखे हो। ठीक है, देख फ्रेडरिक वोलर ने क्या बना दिया? यूरिया। तो बर्जीलियस क्या बोला? फिर क्या हो गया? चलो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बना दिया, ईसा है तो दूसरा बना के दिखा दो न। वो जो सारे जा रहे थे भाई पंचायती इकट्ठे हो गए, वो सारे बेचारे चुप, क्योंकि वो बना कुछ हो रहा था और प्राप्त कुछ और हो गया, तो एक्सीडेंटली उसे प्राप्त हुआ था। ठीक है, तो भाई कुल मिला के वो सारे बेचारे अपना बुंडा हमू करके सारे वापस से आगे बेचारा हमू करके, और फिर से जो है आगे फर्दर डिस्कवरी चलती रही इसमें। और 1828 में ये डिस्कवरी आई थी। इसके बाद लगभग भाई 17 साल बीत गए। कितने साल बीत गए? 17
साल बीत गए और कोई भी जो है नया ऑर्गेनिक कंपाउंड डिस्कवर नहीं हुआ, यानी 1845 में जाके नया ऑर्गेनिक कंपाउंड डिस्कवर हुआ, एसिटिक एसिड, जिसको किसने डिस्कवर किया? कोल्ब ने डिस्कवर किया या कोल्बे ने डिस्कवर किया। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ पर यह भी बनता है कि वाइटल फोर्स थ्योरी के लिए डेथ ब्लो का काम किसने किया, यानी वाइटल फोर्स थ्योरी को मारने का काम किसने किया? तो उसका आंसर आएगा हमारा फ्रेडरिक वोलर की डिस्कवरी यूरिया। ठीक है, फिर जो कोल्बे था भाई उसने एसिटिक एसिड बना दिया, और अब जाके जो कंसेप्शन था, एक मिसकंसेप्शन था कि भाई ऑर्गेनिक कंपाउंड केवल लिविंग से ही प्राप्त होते हैं, वो टूट गया और आहिस्ता आहिस्ता जो है डिस्कवरी स्टार्ट हो गई नए कंपाउंड्स की। ठीक है, तो जो डेफिनेशन थी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की कि ऐसे कंपाउंड जो लिविंग से प्राप्त होते हैं उसको चेंज करना पड़ा और एक नई डेफिनेशन देनी पड़ी। तो उस नई डेफिनेशन में क्या बोला गया? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को द कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव्स, द कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड इट ए डेरिवेटिव। अब यहाँ पर एक वर्ड अभी हाइड्रोकार्बन, यानी कंपल्सरी है भाई, हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन और प्लस में कार्बन। तो हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं बेटा? जिसमें हाइड्रोजन भी होगा और कार्बन भी होगा। एंड इट्स डेरिवेटिव, डेरिवेटिव्स का मतलब क्या है? ये दोनों तो कंपल्सरी होने, इसके अलावा क्या हो सकता है उसके साथ भाई? क्लोरीन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, फास्फोरस हो सकता है, सल्फर हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है। ठीक है, कोई भी और दूसरा कंपाउंड हो सकता है, उसको क्या बोला गया? डेरिवेटिव बोला गया। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लिखना चाहें तो हाइड्रोकार्बन की डेफिनेशन लिख सकते हैं, कंपाउंड्स मेड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, उसको क्या बोला जाएगा? हमारा हाइड्रोकार्बन। ठीक है, कंपाउंड्स मेड अप ऑफ कार्बन एंड ए हाइड्रोजन। और जब हम बात करते हैं हाइड्रोकार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव्स, क्या बात करते हैं? हाइड्रोकार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव्स, जिसका मतलब क्या है? कंपाउंड्स मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड अदर हेटेरो एटम। ध्यान देंगे यहाँ पर एक नया वर्ड यूज किया मैंने, हेटेरो एटम। हेटेरो का मतलब होता है डिफरेंट, एटम मतलब दूसरा एटम। दूसरा एटम बोले तो किसको छोड़ के? कार्बन और हाइड्रोजन को छोड़ के कोई भी जो अदर एटम होगा उसको क्या बोलेंगे? हमें हाइड्रोकार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव। तो अगर हम बात करें, एक एग्जांपल ले ले, जैसे आपको दे दूं मैं CH4, तो आप बताइए CH4 एक हाइड्रोकार्बन है या नहीं? तो आपका जवाब क्या होगा? सर ऑब्वियस सी बात है, ये क्या है? एक हाइड्रोकार्बन है। ऐसा करना भाई, जो क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ ना, थोड़ा थोड़ा टाइम अपना वीडियो पॉज करके उसका आंसर आप साथ में कमेंट में टाइप करना, ताकि पता चले कि आपका मेरे साथ कम्युनिकेट हो रहा है। कोई प्रॉब्लम आए तो वो भी कमेंट करना, आपका रिप्लाई जल्दी से जल्दी उसका मिलेगा। ठीक है, फिर मैं एक कंपाउंड और दे दूँ आपको, CH3CH2OH। बताइए ये हाइड्रोकार्बन है या नहीं है? तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स का इस टाइम पर रिप्लाई आता है यस इट इज़ ए हाइड्रोकार्बन, लेकिन आंसर क्या हमारा? नो, इट्स नॉट ए हाइड्रोकार्बन बिकॉज इट कंटेन हेटेरोएटम। इसके अंदर क्या है हुआ? हमारा एक हेटेरोएटम आया हुआ है। कौन है वो हेटेरोएटम? हमारा ऑक्सीजन है। तो इसलिए ये किस कैटेगरी में आएगा? हाइड्रोकार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव। तो इसको हम किस कैटेगरी के अंदर लेकर के चलेंगे भाई? हाइड्रोकार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव की कैटेगरी में लेके चलेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? कोई डाउट? तो यहाँ से हमारी एक ऑब्जर्वेशन आ गई। वो ऑब्जर्वेशन क्या आ गई भाई? कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को केवल किससे प्राप्त किया जाएगा? लिविंग से प्राप्त किया जाएगा, उनको नॉन लिविंग से भी प्राप्त किया जा सकता है। और दूसरा क्या ऑब्जर्वेशन आई कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है उनको लेबोरेटरी के अंदर तैयार किया जा सकता है। और एक जो तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट आया वो यहाँ से कॉन्सेप्ट आया
आइसोमेरिज्म का। सेकंड जो ऑब्जर्वेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट आइसोमेरिज्म की। कैसे? मैंने बताया था NH4CNO, इसका नाम है भाई अमोनियम साइनेट। अमोनियम साइनेट के अंदर क्या हुई थी? रीअरेंजमेंट। क्या हुई थी? रीअरेंजमेंट। तो उस रीअरेंजमेंट के बाद क्या बना था हमारा? NH2CO NH2। तो इसका और इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो क्या है? सेम, लेकिन स्ट्रक्चर में फर्क है, प्रॉपर्टीज में फर्क है। ऐसे कंपाउंड को क्या बोला जाता है? आइसोमेरिज्म। इसको हम आगे चल के डिस्कस करेंगे, बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो चलिए, जो फर्स्ट सेक्शन था हमारा इसका हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, वो हमारा कंप्लीट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। जैसा कि मैंने बोला था, सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। कारण क्या है? कोई भी कंपाउंड अगर आपको उसका फार्मूला पता है तो आपको उसकी स्ट्रक्चर बनानी आनी चाहिए, उसकी स्ट्रक्चर पता है तो आपको उसका कंडेंस फार्मूला, उसका बॉन्ड लाइन फार्मूला और उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला बनाना आना चाहिए। तो इसके अंदर हम 4 पार्ट पढ़ेंगे। सबसे पहला हम जो पढ़ेंगे इसके अंदर वो पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला। नंबर 2 जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम स्ट्रक्चरल फार्मूला। नंबर 3 जो हम पढ़ेंगे कंडेंस्ड फार्मूला। और नंबर 4 जो हम पढ़ेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट हमारा बॉन्ड लाइन फार्मूला। ठीक है, इनमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे हम, आसान टॉपिक है समझने के लिए। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दे दिया CH3 CH2 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 OH। तो इसका अगर हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना है तो जितने भी कार्बन एटम है पहले वो देख लीजिए। कार्बन कितने हमारे? 4 C4। हाइड्रोजन 3 2 5 तो 7 2 9 और 1 10 और 1 हमारी ऑक्सीजन। तो ये हमारा इसका क्या हो गया? मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, यानी मॉलिक्यूलर फार्मूला के अंदर जितने भी एटम्स प्रेजेंट हैं उनका नंबरिंग जो है वो हम यहाँ पर शो कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या आता है? स्ट्रक्चरल फार्मूला। नाम से ही पता चल रहा है अभी क्या होता है स्ट्रक्चरल फार्मूला? ऑल बॉन्ड्स आर शोन, कि इसके अंदर हम जो कार्बन है उसके सारे बॉन्ड्स को दिखाते हैं। तो इससे पहले एक छोटी सी बात पढ़ लेते हैं हम, टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन। क्या पढ़ लेते हैं? टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन। टेट्रा का मतलब क्या होता है? 4, और वैलेंसी का मतलब क्या होता है? कंबाइनिंग कैपेसिटी। मतलब कार्बन जब भी जुड़ेगा कितनों के साथ जुड़ेगा? 4 के साथ जुड़ेगा। कार्बन जब भी बना हुआ अपने कितने डब्बे बना हुआ? 4 फ्रेंड बना हुआ, 4 डब्बे बना हुआ। जितनी भी रोटी खाओगा कितनी खाओगा? हमेशा 4 रोटी खाओगा, ना उससे कम ना उससे ज्यादा। रीजन जान लेते हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2। अगर हम इसकी स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं तो ये 2s2 है हमारा और ये 2p2 है, यानी इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हैं और इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन हैं। ये इसकी क्या है भाई? ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अगर कार्बन यहीं पर बॉन्ड बना ले ग्राउंड स्टेट में तो इसके पास केवल ये 2 इनकम्प्लीट ऑर्बिटल है। तो एक हाइड्रोजन मान लिया यहाँ आ गई, एक यहाँ आ गई, तो क्या बनेगा हमारा? CH2। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हुए? अब 6 इलेक्ट्रॉन हुए, लेकिन हमने पढ़ रखा ऑक्टेट रूल कि हर एक एलिमेंट अपने कितने कंप्लीट करना चाहता है? 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करना चाहता है। तो इसलिए क्या शो करेगा? कंपाउंड की फॉर्मेशन एक्साइटेड स्टेट में करेगा। एक इलेक्ट्रॉन इसका यहाँ से यहाँ क्या कर जाएगा? जंप। तो अब इसके पास क्या हो जाएगा? 2s1 और 2p3। अब आप देखोगे इसके पास एक ऑर्बिटल ये है कि ये, तो अब ये किसकी फॉर्मेशन करता है? CH4 की। तो आप जब भी दिखाएंगे ध्यान रखना है, कभी भी स्ट्रक्चर बनाएं तो कार्बन के किससे ज्यादा बॉन्ड नहीं जाने चाहिए? 4 से ज्यादा बॉन्ड नहीं होने चाहिए, ना 4 से कम होने चाहिए। हालांकि रिएक्शन मैकेनिज्म के दौरान जब हम शिफ्टिंग वगैरह दिखाते हैं उस दौरान बॉन्ड आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन एक्चुअल जब आप स्ट्रक्चर बनाओगे तो कार्बन के कितने बॉन्ड बनाओगे? 4। जैसे सबसे सिंपल हमारा CH4 है तो इस कार्बन के साथ हमारे कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं? 4। तो ये हमारा इसका क्या होगा? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। क्या आ गया है हमारा? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। तो अब हम डेफिनेशन देख चुके हैं स्ट्रक्चरल फॉर्मूला की। क्या था हमारा? टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन की डेफिनेशन लिखनी हो तो क्या लिख सकते हैं? टेंडेंसी ऑफ कार्बन टू फॉर्म 4 कोवलेंट बॉन्ड, कि कार्बन की वो टेंडेंसी जिसके द्वारा 4 कोवलेंट बॉन्ड बनाता है उसको बोलते हैं टेट्रावैलेंसी। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला की अगर बात करें, जैसे मैंने ले लिया CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। अब इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला जब हमें बनाना हो तो मैंने बताया भी ऑल बॉन्ड्स आर शोन। ठीक है, तो इस कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन है? 3। तो इस कार्बन के साथ हम तीनों हाइड्रोजन को शो कर देंगे। फिर बीच में सिंगल बॉन्ड है, फिर इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन है, शो कर देंगे। इस कार्बन का कार्बन के साथ बॉन्ड ऐसे है, फिर 2 हाइड्रोजन शो कर देंगे। फिर C के साथ क्या हमारा डबल बॉन्ड O है, फिर C के साथ हमारी 2 हाइड्रोजन है और फिर C के साथ हमारी 3 हाइड्रोजन है। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारे? इसके अंदर हमने सारे बॉन्ड्स को क्या कर दिया? शो कर दिया। ठीक है, इसी में एक टॉपिक हम साथ में कर लेते हैं, टाइम बच जाएगा हमारा। नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, कि किसी के अंदर से नंबर ऑफ सिग्मा और पाई बॉन्ड कैसे निकालेंगे। याद रखना, सिंगल बॉन्ड अगर कहीं पे है तो वो सिग्मा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड अगर कहीं पे उसमें एक सिग्मा होता है, एक पाई।
और ट्रिपल बॉन्ड अगर होता है उसमें एक सिग्मा होता है और 2 पाई होते हैं, ठीक है। कई बार ये पूछ सकता है आपको पजल करने के लिए कि डबल बॉन्ड में पहले कौन से बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, पहले सिग्मा बॉन्ड बनेगा या पाई बॉन्ड बनेगा। तो आप कभी भी ये पर्टिकुलरली या श्योरली नहीं बता पाओगे कि पहले सिग्मा या पहले पाई, लेकिन ये अंदाजा लगाया जाता है कि पाई बॉन्ड वीक बॉन्ड है, बाद में बनता है, इसलिए पहले सिग्मा बनता है, इसलिए हम ऊपर सिग्मा और नीचे पाई लिख देते हैं। लेकिन अगर आप पाई और सिग्मा लिखोगे तो भी उसको गलत नहीं माना जाएगा। अब यहाँ पर इसमें अगर हम सिग्मा और पाई बॉन्ड कैलकुलेट करने लग जाएं तो सिग्मा 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 आप फॉरवर्ड कर सकते हो यहाँ से स्पीड आगे, या खुद भी काउंट कर सकते हो, सिग्मा पाई सिग्मा 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 सिग्मा। तो इसका आंसर मेरे को कमेंट में बता देना कि इसके अंदर कितने सिग्मा हैं और कितने पाई हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार से कंपाउंड और देख लेते हैं हम, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH2 CH3। तो अगर इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाना है तो कैसे बनाएंगे, पहले तो ऐसे करा करो जितने कार्बन है ना उनको बना लिया और आसानी रह जाएगी इसमें। तो फर्स्ट कार्बन सिंगल बॉन्ड, सेकंड कार्बन थर्ड बॉन्ड, सिंगल O सिंगल सिंगल सिंगल, इस कार्बन का ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड है। अब क्या करना, हमें कार्बन के 4 बॉन्ड देखने हैं, यहाँ पे देखने की भी जरूरत नहीं, हमें 3 बॉन्ड है, एक बॉन्ड इसका बन गया है तो बाकी 3 ऑटोमेटिक क्या मिलेंगे, हाइड्रोजन। 1 2 3 4, इसके भी 2 हैं 3 4, इसके भी 4 हैं 1 2 3 4, इसके 2 हैं, ऑक्सीजन 2 बनाता है, इसके 2 हैं 2 2 4, इसके भी 2 हैं 2 2 4, इसका 1 है 2 3 4, ठीक है। फिर सिग्मा और पाई बॉन्ड की अगर बात करें तो आप मेरे को कमेंट में बता दीजिए कि इसमें कितने सिग्मा और कितने पाई है। फिर क्या जाता है अभी हमारा कंडेंस्ड फार्मूला। कंडेंस्ड फार्मूला में क्या लिखेंगे, इसमें क्या था, ऑल बॉन्ड्स आर शोन, इसमें क्या लिखेंगे, नो बॉन्ड्स आर शोन। यहाँ पे एक नई बात सीखने को मिलेगी हमें कि इसमें कोई भी बॉन्ड शो नहीं करना, मतलब इसी कंपाउंड का अगर हमें क्या देना हो, कंडेंस्ड फार्मूला, तो कैसे देंगे, CH3 बीच में सिंगल बॉन्ड है नहीं लिखना है, CH2 सिंगल बॉन्ड है नहीं बनाना, CH2 फिर CO नहीं दिखाना डबल बॉन्ड, फिर CH2 और फिर CH3। तो ये क्या हो गया हमारा इसका कंडेंस्ड फॉर्मूला, क्या आ गया, कंडेंस्ड फॉर्मूला, ठीक है, हो जाएगा। पहला पॉइंट तो हो गया। अब अगर सपोज करो किसी चेन में, जैसे इसी में मैं यहाँ पर एक हाइड्रोजन हटा करके यहाँ पर CH3 लिखा दूं, ठीक है, तो अब इसको कैसे लिखेंगे, तो सेकंड पॉइंट लिखेंगे, साइड चेन आर शोन बाई ब्रैकेट। तो ये स्मॉल ब्रैकेट लगा देंगे, मतलब पहला क्या है CH3, इसके साथ कौन है CH, तो इसके साथ जो CH3 है इसको मैं यहाँ ब्रैकेट में लिख दूंगा ऐसे। सपोज करो H नहीं होता, एक और CH3 होता तो फिर ब्रैकेट का क्या कर दे, CH3 का ट्वाइस, फिर CH2, फिर CO, फिर CH2 और फिर CH3, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है हम इसकी क्या दिखा सकते हैं, कंडेंस्ड फॉर्मूला, ठीक है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, मान लिया हमारे पास है CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH3, इसका कंडेंस्ड फार्मूला। हालांकि मैं बताऊंगा अभी ये बनते कैसे हैं, फिलहाल हम जस्ट रिप्रेजेंटेशन देख रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा कार्बन है CH3 बॉन्ड हमने दिखाना नहीं, CH2 यहाँ पे क्या है CH, अब यहाँ पे क्या है डबल बॉन्ड भी नहीं दिखाना हमने क्या लिखना CH फिर CH2 CH3। तो कई बार आपको कंडेंस फार्मूला ऐसे दे देगा, बच्चे क्या सोचेंगे कि सर तो है ना यहाँ पे हाइड्रोजन लगाना भूल गए, हाइड्रोजन लगाना नहीं भूले, एक्चुअल में मैंने क्या बताया, कार्बन जब भी बनाएगा 4 बॉन्ड बनाएगा, तो इस कार्बन का एक बॉन्ड इधर से बना हुआ, एक उधर से और एक, तो सीधी सी बात है भाई, इस कार्बन के कितने बॉन्ड बने हुए हैं अपने 3, तो एक बॉन्ड इसमें बीच में क्या है, डबल है, यानी एक सिग्मा और एक पाई है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बच्चे अक्सर ऐसे पॉइंट में कंफ्यूज होते हैं। एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम, CH3 CH2 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 CH डबल बॉन्ड CH CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है। इसका कंडेंस फार्मूला बनाएंगे कैसे, CH3 बॉन्ड दिखाना नहीं, अब ये देख लो CH2 कितनी बार है, 3 बार है, तो मैं क्या करूंगा CH2 का क्या कर दूंगा थ्राइस, मतलब CH3 के साथ आगे 3 CH3 कंटिन्यूस है, फिर CH डबल बॉन्ड हमने दिखाना नहीं, CH फिर CH2 फिर C और फिर CH। तो यहां पर बच्चे फिर कंफ्यूज हो सकते हैं, किसी के साथ CH है, तो इस कार्बन की अगर आप देखोगे तो एक बॉन्ड इधर बना हुआ है, तो ये ऑब्वियस सी बात है 3 बॉन्ड उस तरफ ट्रिपल बॉन्ड हमारा होगा। तो ये क्या होगा हमारा इसका कंडेंस फार्मूला, ठीक है। एक दो और कंडेंस फार्मूला हम बना सकते हैं, जैसे आपको दे दिया गया CH3 CH CH3 CH2 CH2 CH3। अब यहां पर देखिए इस CH के साथ में 2 CH3 है, ठीक है, तो मैं कैसे बनाऊंगा इसको, ऐसे भी बना सकता हूं, शुरुआत में CH3 है CH3, फिर इस CH के साइड में CH3 है, तो इसको हमने कैसे दिखाया था ब्रैकेट से, फिर CH2
CH2 बॉन्ड नहीं दिखाना, देखा गलती मेरे से भी हो रही है, बॉन्ड नहीं दिखाना है, कोई बॉन्ड शो नहीं करना, तो ये क्या होगा हमारा कंडेंस फार्मूला। और लास्ट क्या हमारा फोर्थ सबसे इंपॉर्टेंट है बॉन्ड लाइन फार्मूला। ठीक है, बॉन्ड लाइन फार्मूला में क्या करेंगे, जो कार्बन है उसको किससे दिखाएंगे, डॉट से, या फिर एक जिग जैग लाइन बनाएंगे हम, क्या बनाएंगे कि जिग जैग लाइन ऐसे, जिसमें ना कार्बन को दिखाया जाएगा ना हाइड्रोजन को, हर एक मोड पे एक कार्बन होगा, जैसे एक कार्बन 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 कार्बन, तो इसके साथ भाई एक बॉन्ड बना हुआ कार्बन का कार्बन के साथ में, ऐसे लिख देता हूं मैं इसको, तो ये अंडरस्टूड होगा इस कार्बन के बाकी के 3 बॉन्ड किसने कंप्लीट किए हैं, हाइड्रोजन ने। इस कार्बन के 2 बॉन्ड है 3 4, 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 इस कार्बन का 1 बॉन्ड है 2 3 4, तो इसकी बॉन्ड लाइन नोटेशन ये ऐसे रहेगी। वो ऊपर वाला तो मैंने आपको समझाने के लिए दिखा दिया कि ऐसे दिखाना है, एक्चुअल में जो है वो ऐसे बनेगा। हाँ, अगर हेट्रो एटम आ जाता है कहीं पे भी, हेट्रो एटम्स, उनको हम दिखाएंगे, हेट्रो एटम्स आर ए शोन। तो हेट्रो एटम का एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे सिंपल सा CH3 CH2 CH2 OH। तो सबसे पहले कार्बन है, फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, और इसके साथ में, इस कार्बन के साथ में क्या है हमारा OH, इसको ऐसे दिखा देंगे, इसको ऐसे दिखा दो या सीधा OH लिख दो, आप बेस्ट रहेगा, ऐसे आप दिखा दीजिए। तो ये इसकी क्या होगी, बॉन्ड लाइन नोटेशन। ठीक है, एक और देख लेते हैं। ठीक है, मान लिया हमारे पास दिया गया है CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O O C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। अब देखो इसमें आपको हेट्रो एटम दिखाई दे रहे होंगे, तो स्टार्टिंग यहीं से करनी है, फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, अब जो थर्ड कार्बन है भाई उसके साथ ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड है, तो कार्बन तो हमने लिखना ही नहीं, तो सिंपली मैं क्या दिखा दूंगा, C डबल बॉन्ड O, फिर इसका आगे सिंगल बॉन्ड है O, फिर इस O के साथ फिर से कार्बन का डबल बॉन्ड है, तो फिर से ऐसे दिखा दूंगा, C हमने लिखना नहीं, डबल बॉन्ड O, फिर से CH2 और फिर से CH3। तो इस प्रकार से ये क्या होगी हमारी इसकी बॉन्ड लाइन नोटेशन, क्या होगी हमारी बॉन्ड लाइन नोटेशन। अब आपको प्रैक्टिस के लिए मैं कुछ बॉन्ड लाइन नोटेशन दे रहा हूं, अगर आपको सारी याद आती है तो वेल गुड है, और अगर नहीं आती तो मैं नंबरिंग डाल रहा हूं, जो आपको ना आए उसका नंबर डाल देना कमेंट में, उसकी रिप्रेजेंटेशन जो है मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा ड्रॉ द रिमेनिंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड। रिमेनिंग रिप्रेजेंटेशन मतलब क्या है, आपको मैं आपको चार रिप्रेजेंटेशन बताया, रिप्रेजेंटेशन आपको याद होगा, बाकी 3 आपको बनानी है। जैसे पहला मैं लेता हूं C2H6, सेकंड मैं लेता हूं सबसे सिंपल होता है मीथेन, थर्ड मैं लेता हूं मान लिया CH3 CH3 CH3, फोर्थ मैं लेता हूं मान लिया ये, फिफ्थ मैं लेता हूं ये, ठीक है, सिक्स्थ मैं लेता हूं ये, सेवंथ मैं लेता हूं, एट्थ मैं लेता हूं, नाइन्थ मैं लेता हूं ये, और 10th मैं लेता हूं इस प्रकार से। तो ये आपको जो है 10 बॉर्डर लाइन नोटेशन मैंने आपको दे दी हैं, इनमें से आपको बाकी सारी जो रिप्रेजेंटेशन बच गई है वो बतानी है। ठीक है, अब एक और रह जाता हमारा कि हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालेंगे। हाइब्रिडाइजेशन को निकालने का तरीका बिल्कुल आसान है, मैंने आपको अभी बताया था, सिंगल बॉन्ड में सिग्मा होता है, डबल में सिग्मा और पाई होता है, और ट्रिपल में पाई सिग्मा पाई होता है। तो जिसके भी 4 सिग्मा होंगे और 0 पाई होगा तो हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3। हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स विच हैव स्लाइटली डिफरेंट एनर्जी। ठीक है, द न्यू ऑर्बिटल फॉर्म्ड इज कॉल्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल एंड फिनोमेनन इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। सारा का सारा डिस्कस हमने करना नहीं, क्योंकि हमने 10 लेक्चर में सारा का सारा खत्म करना है, तो ये हमारा sp3 होगा। अगर किसी में 3 सिग्मा और 1 पाई है तो हाइब्रिडाइजेशन होगी हमारी sp2। sp3 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है शेप होगी टेट्राहेड्रल और बॉन्ड एंगल होगा 109.28 डिग्री। अगर किसी के पास 2 सिग्मा 2 पाई है तो हाइब्रिडाइजेशन होगी sp। sp का मतलब शेप होगी लीनियर और बॉन्ड एंगल होगा 180 डिग्री। sp2 में हमारी ट्रायंगुलर प्लेनर होती है और बॉन्ड एंगल जो होता है हमारा वो होता है इसमें 120 डिग्री। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है आप हाइब्रिडाइजेशन वाला टॉपिक भी कर सकते हो। फिर ऐसे भी आ सकता है कि अगर किसी के पास 3 सिग्मा और 0 पाई हो तो कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी, 2 सिग्मा 0 पाई हो तो कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी। इन 2 का आप मेरे को कमेंट में आंसर दे देना। तो फर्स्ट लेक्चर में जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सकता था, ये वैसे तो 2 घंटे का लेक्चर है, अभी कोशिश की आपको थोड़े से थोड़े टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा बातें बताई जाए। फिर भी अगर आपको कहीं पे डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें ताकि उनको भी बेनिफिट हो सके। तो आज के लेक्चर के अंदर इतना ही, तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और जुड़े रहिए प्लस जुड़ाना के साथ। थैंक यू।